अस्सलामुअलैकुम। आज आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स केमिकल काइनेटिक्स के इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में, दोज आर डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, rate determining steps, factors affecting the rate of reaction, writing rate law from order of reaction, activation energy and activated complex। आपकी तीनों बोर्ड की बुक्स से इसको कंबाइन करके मैंने नोट्स लिखे हैं। वन बाय वन मैं रीड करूँगा, गौर से सुनेंगे। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म और रिएक्शन के रेट के ऊपर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में जो तब्दीली आती है उस तब्दीली को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका मैं अभी बताता हूँ आपको जी। रेट को लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है dx अपॉन dt। dx के माना होते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, dt के माना चेंज इन टाइम। आप d की जगह पर डेल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। याद रखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम माइनस में होता है, जबकि प्रोडक्ट्स के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम पॉजिटिव में होता है। यहाँ पर ये माइनस का साइन नेगेटिव को शो नहीं करता, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो करता है। माइनस साइन विद रिएक्टेंट्स शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, इसलिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ माइनस और प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगा। एक रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर ए और बी। रिएक्टेंट ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी। रिएक्टेंट के लिए अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे dx ऑफ a डिवाइडेड बाय dt विच विल बी नेगेटिव, जबकि प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे dx ऑफ b अपॉन dt। चलेंगे आगे। हमारे पास है रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन। रेट लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद रेज टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। किसी भी रिएक्टेंट के मुताबिक जब हम रेट को देख रहे होते हैं तो इसको एक्सप्लेन करता है हमारे पास रेट लॉ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है a प्लस बी, प्रोडक्ट रेट इज़ इक्वल टू के। a पावर उसकी एक्सपोनेंट की x हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और b पावर उसके एक्सपोनेंट में कुछ भी हो सकती है। यहाँ जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उनको हम पावर के अंदर लिख देंगे। उसके बाद डेफिनेशन है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की। ये जो k है यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसको कब कहेंगे? द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। अगर ये मोलर कंसंट्रेशन आपके पास यूनिटी यानी 1 होती है तो इस k को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे, जिसके लिए इक्वेशन होगी रेट इज़ इक्वल टू k। क्योंकि यूनिटी हो गई रिएक्टेंट्स इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया और रेट इज़ इक्वल टू k कर दिया। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बहुत अहम होते हैं, इसलिए मैंने इनको टेबल बनाकर लिखा है, ये याद करने वाले हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट k ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा तो यूनिट होगा ms-1। यहाँ पर m के माना मोलैरिटी है, आप इसकी जगह पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा m-1 s-1।
और अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा m-2s-1। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट्स के ऊपर कंसंट्रेशंस लिखी होती हैं, इनके समीशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। याद रखेंगे, इट कैन बी अ होल नंबर और अ फ्रैक्शनल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकता है जैसे 1 2 3 4, या फिर फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है 1.5 2.5 etc. कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय केमिकल रिएक्शन। इसको सिर्फ केमिकल रिएक्शन से लेबॉर्ट्री के अंदर मालूम किया जा सकता है। मैंने ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया है। पहला ऑर्डर मैंने लिखा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखेंगे, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होगा रेट, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए इक्वेशन होगी रेट इज़ इक्वल टू के। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 + I2 एरो 2HI, और एरो के ऊपर मैंने लिखा है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब क्या होंगे? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे, क्योंकि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं सनलाइट के ऊपर या एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इफ़ सम ऑफ एक्सपोनेंट इन रेट इक्वेशन इज़ यूनिटी। अगर रेट इक्वेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट है वो यूनिटी यानी 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल रेट इज़ इक्वल टू के एंड a पावर 1। 1 मोल ए रिएक्टेंट का होगा, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इफ़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन रेट इक्वेशन इज़ 2। अगर रेट, बेटा शोर मत करो, उसको चुप करे। इफ़ रेट इक्वेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट हैं उनका सम 2 आता है, तो उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रेट इज़ इक्वल टू के a पावर 1 एंड b पावर 1। 1 और 1 को जमा किया, 2 हो गए। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के a पावर 2। एक्सपोनेंट 2 होंगे, तो इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखेंगे, इफ़ सम ऑफ एक्सपोनेंट इज़ 3। अगर रेट लॉ के अंदर एक्सपोनेंट का सम 3 होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जा सकता है। मैंने लिखा है रेट इज़ इक्वल टू के a पावर 1 b पावर 1 c पावर 1। 1 + 1 + 1 इज़ इक्वल टू 3 होते हैं थर्ड ऑर्डर। या फिर हम लिख सकते हैं रेट इज़ इक्वल टू के a पावर 1 b पावर 2, क्योंकि 2 + 1 3 होंगे। या फिर रेट इज़ इक्वल टू के a पावर 2 b पावर 1, 2 और 1 3 होंगे। या फिर रेट इज़ इक्वल टू के a पावर 3, एक्सपोनेंट 3 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर होगा। बेटा आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शन के रेट्स को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो एक स्टेप के अंदर होगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑकर्स इन मल्टीपल स्टेप। जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हेडिंग दी है एलिमेंट्री रेट की। रेट फॉर अ सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एक स्टेप के लिए जो रेट मालूम किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री रेट। दूसरा रेट होता है ओवरऑल रेट, दैट इज़ एवरेज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्री रेट्स। मुख्तलिफ रिएक्शंस के मुख्तलिफ स्टेप्स में जो एलिमेंट्री रेट मालूम करेंगे उनकी जो एवरेज निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड ओवरऑल रेट या एवरेज रेट।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो फैक्टर्स जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में दो बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात, आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। आयोनिक रिएक्शंस के रेट बहुत फास्ट होते हैं। कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लोअर, जबकि कोवेलेंट रिएक्शंस के रेट क्या होते हैं, स्लो होते हैं। ये रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होगा तो वो आयोनिक रिएक्शन होगा और उसका रेट फास्ट होगा। अगर रिएक्शन दो नॉन मेटल्स के दरमियान में होगा तो वो कोवेलेंट रिएक्शन होगा और उसका रेट स्लोअर होगा। सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द इफेक्टिव कोलिजन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी ग्रेटर विल बी द रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। बहुत सादा सी बात है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फोर्थ इज़ रेडिएशंस। याद रखेंगे, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लाइट बेस्ड रिएक्शन है। इसके जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडिएशंस की इंटेंसिटी पर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रेडिएशंस की उतना ज़्यादा रेट होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेट भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन याद रखेंगे, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज रेट डबल्स। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर इसको ऑपोजिट करके देखें, फॉर एवरी 10 डिग्री फॉल रेट बिकम्स हाफ। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कम होने पे रेट क्या हो जाएगा, हाफ रह जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट है 10, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कितना हो जाएगा, 10 का डबल करेंगे 20। 10 डिग्री बढ़ने पर रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दैट इज़ अ राइटिंग रेट लॉ फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ज़रिए हम रेट लॉ कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो रेट इज़ इक्वल टू के हो जाएगा। रिएक्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आप लिखेंगे ए एरो बी और रेट इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, या तो 2a एरो बी एंड रेट इज़ इक्वल टू के ए पावर 2, या फिर a प्लस बी एरो सी यानी रेट इज़ इक्वल टू के ए एंड बी, और इन दोनों के पावर कितने हैं, 1 हैं, ताकि सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना हो जाए, 2 हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा है, 2a प्लस बी प्रोडक्ट सी, रेट इज़ इक्वल टू के ए पावर 2 बी पावर 1, या फिर a प्लस बी प्लस सी एरो डी यानी रेट इज़ इक्वल टू के ए बी और सी। इन तीनों रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट हैं 1, इनको सम करेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑर्डर के ज़रिए रेट इक्वेशन लिखना या रेट इक्वेशन के ज़रिए ऑर्डर मालूम करना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टॉपिक्स हैं आपके पास। एक टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा टॉपिक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने डिफ़ाइन किया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपके पास, इसको अगर आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड टाइम स्पीशी
फॉर्म्ड बाय इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इफेक्टिव कोलिजन होती है उसकी वजह से जो थोड़ी देर के लिए दरमियानी स्टेट बनती है, उस दरमियानी स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यह बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। खुश रहें, जीते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।